नमस्कार दोस्तों, मैं अमित साहू आप सभी का आर के हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण भूगोल को शुरू किए हैं। पर्यावरण भूगोल का 4 लेक्चर पीछे क्लास में हो चुका है, जिसमें हम लोग पर्यावरण भूगोल का जो पर्यावरण का घटक थे, जिसमें 4 घटक थे पर्यावरण का, जिसमें जीव जंतु थे, है ना, उसमें सोयल था और प्राकृतिक वनस्पति थे और जलवायु था। जिसमें हम लोगों ने देख चुका है कि जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति को विस्तार से, ताकि पिछले वीडियो लेक्चर में वो चीज़ उपलब्ध है, तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग मृदा शुरू किए थे, सॉइल शुरू किए थे, उस सॉइल का एक क्लास हो चुका है ना। और आज हम लोग दूसरा क्लास में जा रहे हैं, जिसमें हम सॉइल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग सॉइल के बारे में, है ना। तो सॉइल हम लोग देखेंगे, तो सॉइल का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है, सॉइल मतलब कि किस किस प्रक्रिया में, है ना, कि जल धारण क्षमता क्या होता है, इसका विस्तार से हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कि मृदा और जलवायु में संबंध क्या है, मतलब कि मिट्टी और जलवायु के बीच में संबंध क्या है, तो वही देखते हैं। तो उसको हम मृदा और जलवायु में संबंध देखने से पहले हम 2 चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 2 फैक्टर्स आता है हमारे बीच में, एक इन्फिल्ट्रेशन यानी कि अंतःस्पंदन, और एक आता है लीचिंग यानी निक्षालन। ये दोनों के विषय में हम देखते हैं। ये दोनों के विषय में अगर हम विस्तार से थोड़ा सा अच्छा से समझ जाएंगे, है ना, तो हम मृदा और जलवायु के बीच क्या संबंध है वो देख लेंगे। ताकि इसका पिछले लेक्चर हम लोग विस्तार से देख चुके हैं कि जीव मतलब कि क्या पर्यावरण, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु में क्या संबंध है ना। तो ये आज हम लोग देखते हैं मृदा और जलवायु में क्या संबंध, ताकि हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, है ना। पर्यावरण पढ़ रहे तो पर्यावरण में मृदा हम ज्योग्राफी में जो पढ़ा जाता है वो नहीं, पर्यावरण में मृदा का क्या है, क्या रोल है ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो इसको पढ़ेंगे डिटेल से मृदा के बारे में, है ना, कि कौन सा मृदा क्या है, इसका क्या उपयोगिता है, इसका विशेषता क्या है, ये सब हम ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर का बार बार बोल रहे हैं कि 99 क्लास में माजिद हुसैन सर का भी ज्योग्राफी आपको इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ इस क्लास के पैरेलल आपका उपेंद्र सिंह का भी क्लास चल रहा है, तो इसलिए आप उसको भी देखिएगा। उसमें हम लोग वैदिक कल्चर का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग उसमें उपेंद्र सिंह का पहले इतिहास के स्रोत ये सब बारे में जान चुके हैं। तो उसको आप देखिएगा जाके, वो वीडियो भी देखिएगा और इसके पीछे की वीडियो जरूर देखिए, ताकि ये वीडियो आज समझ में आएगा। तो चलिए आप सभी को पेन कॉपी नोट निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट्स करते चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, मृदा एवं जलवायु के बीच में क्या संबंध था। तो मृदा एवं जलवायु के संबंध के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं ये 2 थ्योरी को, मतलब इन्फिल्ट्रेशन को और लीचिंग को। तो अंतःस्पंदन और लीचिंग। अंतःस्पंदन बेसिकली वो होता है ना, दोनों एक ही प्रकार से है। मतलब लीचिंग में ही जल नीचे जाता है ना, और मतलब कि मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना, और लीचिंग में भी एब्जॉर्ब किया जाता है जल को। लेकिन बस बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस बस एक चीज़ का है ना, कि इसमें केवल जल होता है, इसमें केवल जल जाता है। अंतःस्पंदन में केवल जल ही जाता है नीचे की ओर, है ना। उसके साथ जब हम लीचिंग देखते हैं तो उसमें जल के साथ, है ना, जल के साथ आपका पोषक तत्व भी जाते हैं। जल के साथ आपका पोषक तत्व भी नीचे की ओर जाएगा, मृदा में जाएगा, है ना, जिससे मिट्टी की उर्वर शक्ति, ह्यूमस, ये सब बना रहेगा। तो यही सबसे पहले हम दोनों चीज़ के बारे में, निक्षालन और ये इन्फिल्ट्रेशन मतलब अंतःस्पंदन देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब जब मृदा और जलवायु का संबंध क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ने का कोशिश करते हैं। और जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी क्वेरी हो, आपका जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका सोल्यूशन आपको विस्तार से दे देंगे। तो आइए हम देखते हैं अब आज मृदा एवं जलवायु के बीच में क्या संबंध उसको, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना, इसको 2 जलवायु प्रदेश में बांटते हैं। 2 जलवायु प्रदेश में हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना। मृदा और जलवायु के संबंध अगर हम देख रहे हैं तो इसको सबसे पहले 2 जलवायु क्षेत्र में हम बांट के देखेंगे। कौन कौन? एक आर्द्र जलवायु, है ना, और दूसरा, ये पहला आर्द्र जलवायु और दूसरा शुष्क जलवायु या अशुष्क भी आप इसको ले सकते हैं। ये दो टाइप से हम बांट के इसको देखेंगे कि मतलब कि मृदा, है ना, आर्द्र जलवायु में किस टाइप से बिहेव करता है, मतलब किस प्रकार से इसका रहता है विशेषताएं, या इसका किस प्रकार से नेचुरल फेनोमेना देखते हैं, है ना, कि किस प्रकार से ये आर्द्र जलवायु में काम करता है और किस प्रकार मृदा है ना, उसकी क्या विशेषताएं होती है शुष्क जलवायु में। तो ये दोनों को हम देखेंगे।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आर्द्र जलवायु में या शुष्क जलवायु में किस प्रकार से पहले बांटा जाता है। ये कैसे जानेंगे कि मृदा आर्द्र जलवायु में है कि शुष्क जलवायु में है। अगर आर्द्र जलवायु में है मृदा, अगर आर्द्र जलवायु में है ना, तो उसमें आर्द्र जलवायु देखेंगे ना तो वर्षा की जो मात्रा है ना, वर्षा की जो मात्रा है, अगर आर्द्र जलवायु में हम देख रहे हैं वर्षा की जो मात्रा है ना वाष्पीकरण से ज़्यादा है। मतलब क्या समझे, जो वर्षा हो रहा है वो वाष्पीकरण से ज़्यादा, मतलब जितना वर्षा हो रहा है ना, उससे कम वाष्पीकरण हो रहा है, तो फिर से ये आर्द्र जलवायु है। कैसे, वर्षा की मात्रा से हम, वर्षा की मात्रा है ना और वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम ये पता लगाते हैं या हम पता करते हैं कि ये जलवायु प्रदेश आर्द्र है कि शुष्क है। तो जहाँ पे वर्षा का मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगा वाष्पीकरण की दर की प्रक्रिया से, जहाँ वर्षा की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगा वाष्पीकरण की दर की प्रक्रिया से, है ना, वो जलवायु प्रदेश आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाएगा। वहाँ की मिट्टी की विशेषताएं अलग होगा, है ना। और जिस प्रदेश में, यानी जिस प्रदेश में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की प्रक्रिया से कम होगा वो शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाएगा। क्या है, याद कीजिए मेरे साथ में, जो जलवायु, वैसा जलवायु प्रदेश जिसमें वर्षा की मात्रा, वैसा जलवायु प्रदेश जिसमें वर्षा की मात्रा आर्द्र जल मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया से अधिक होगा, पानी वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया की तुलना में, है ना, वो आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाएगा। वहीं अगर हम देखते हैं कि वर्षा की मात्रा अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया से कम हो तो वो शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाएगा। आइए अब दोनों को देखते हैं। अगर आर्द्र जलवायु प्रदेश है ना, दो चीज़ हम देख लिए, आर्द्र जलवायु प्रदेश है ना, तो उसमें वृक्षों का समूह मिलेगा। आर्द्र जलवायु प्रदेश जहाँ पे होगा, है ना, आर्द्र जलवायु प्रदेश जहाँ पे होगा वहाँ वृक्षों की समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, वृक्षों की समूह मिलेगा। वहाँ बहुत तरह जंगल मिलेगा, उष्णकटिबंधीय वृक्ष मिलेगा, सदाबहार, आर्द्र सदाबहार, पर्णपाती, है ना, अर्धशुष्क पर्णपाती वन, इस प्रकार से हमको बहुत सारे वृक्षों का समूह मिलेगा। जो वनों के प्रकार में हम बांटेंगे, जो ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर का जब हम लोग शुरू करेंगे ना, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शुरू करेंगे तो हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे इन्वायरमेंट अभी इकोलॉजी देख रहे हैं, रेफरेंस बुक में शंकर IAS सर जी का बुक को हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं इसमें, जिसमें 99 क्लासेस में हम पूरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी खत्म कर देंगे। जब आप पूरा इसको वीडियो देखिए उसके बाद देखिएगा कि कौन चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखते हैं, जहाँ पे आर्द्र जलवायु क्षेत्र मिलेगा वहाँ वृक्षों का समूह मिलेगा आपको, ठीक ना। और जहाँ शुष्क, अर्ध शुष्क बोलिए या शुष्क जलवायु प्रदेश मिलेगा वहाँ वृक्ष के समूह बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मात्रा में वृक्ष मिलेगा। कहीं छीट फूट मिलेगा, वहाँ पे घास के मैदान, है ना, या डेजर्ट या सवाना मिलेगा। तीन चीज़ मिलेगा, या तो घास के मैदान मिलेंगे, या सवाना मिलेगा, या डेजर्ट, अंततः फाइनली डेजर्ट मिलेगा, मरुस्थल, है ना, ये तीन मिलेगा और शुष्क जलवायु प्रदेश में। तो ये दो हम डेफिनेशन देख लिए कि कहाँ पे क्या मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, मृदा और जलवायु में हम तो देख रहे हैं संबंध, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात का बात है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका बीच में संबंध क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बोर्ड में ध्यान दीजिए कि जल जो है ना, जल जब वर्षा आर्द्र जलवायु क्षेत्र में वहाँ क्या होता है, वर्षा की मात्रा अधिक होता है, वर्षा की मात्रा अधिक हो रहा है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो रहा है। पहले बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले, है ना, वर्षा की मात्रा अधिक हो रहा है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो रहा है, धीमा है। तो जो वर्षा का पानी होता है, जो मिट्टी का ऊपरी लेयर में जब वर्षा की पानी या वर्षा की बूंद जब गिरेगा, है ना, तो वहाँ पे वाष्पीकरण प्रक्रिया कम है। तो जल जब ऊपर होगा तो जल एकदम नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्यों, ताकि ऊपर में वर्षा का जल है, वर्षा हो रहा है, बार बार वर्षा हो रहा है ना, तो जल, तो भाई जल जब जाएगा तो कुछ अपने साथ में लेके जाएगा। ताकि हम पहले देख चुके हैं, एक निक्षालन होता है ना, और एक अंतःस्पंदन होता है। तो जल और पोषक तत्व होगा, पोषक तत्व के साथ जो भी तत्व होगा, चाहे अम्लीय तत्व होगा या क्षारीय होगा या सॉल्ट होगा, कुछ भी होगा पोषक तत्व में, है ना। तो जब वर्षा की बूंदें गिरेगा, जब मिट्टी के समूह में या सरफेस में, है ना, पृथ्वी अर्थ सरफेस में गिरेगा, तो जल के साथ में प्लस क्षारीय तत्व होगा, है ना। वो जैसे जैसे ज़्यादा वर्षा होते जाएगा वो मिट्टी में नीचे की ओर एकदम नमी बनाते हुए एकदम नीचे की ओर जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, मिट्टी नम होगा, है ना, मिट्टी में जो भी क्षारीय तत्व होगा वो मिट्टी के नीचे चला जाएगा, है ना। इससे आर्द्र जलवायु क्षेत्र में जो मिट्टी का क्षारीयता होगा वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ताकि जो क्षारीय तत्व होगा वो मिट्टी जल के साथ में घुल के नीचे, है ना, अंतःस्पंदन बोलिए, निक्षालन के द्वारा बह के नीचे चला जाएगा, जिससे वहाँ का मिट्टी जो है वो क्षारीय नहीं होगा।
वही हम शुष्क प्रदेश में देखते हैं, यहाँ वृक्ष कम मिलेगा, घास के मैदान है और कटीले वन मिलेंगे, या जो बोलिए डेजर्ट मिलेगा या सवाना मिलेगा। तो यहाँ कैपिलरी होता है, कैपिलरी का प्रोसेस होता है ना, कैपिलरी का प्रोसेस होता है ना। तो इसमें क्षारीय तत्व और लवण जो होता है ना जल के साथ में, ताकि यहाँ वर्षा कम होता है, वर्षा की मात्रा यहाँ कम हो रहा है, तो कैपिलरी होगा, इसमें नीचे जा रहा है और कैपिलरिक प्रोसेस होगा। कैपिलरिक प्रोसेस में वही चीज़ जो नीचे है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो वर्षा की मात्रा कम हो रहा है। यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा है, तो जो भी जल वाष्प या जो भी ह्यूमिडिटी होगा उसमें, जो भी आर्द्रता होगा वो जल के साथ में ऊपर आने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ कैपिलरी की प्रक्रिया हो रहा है। तो जैसे ऊपर आने का कोशिश करेगा तो क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों के साथ कुछ लवण होगा, क्षारीय लवण होगा या कोई भी चीज़ होगा, क्षारीय तत्व होगा, लवण होगा, कुछ भी होगा, ठीक ना। तो वो ऊपर आने का कोशिश करेगा, ऊपर आएगा, जैसे जैसे कोशिश करेगा, जल का मात्रा कम है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज है और ऊपर आएगा, है ना। अंततः जब एकदम पूरा ऊपर आ जाएगा और सरफेस का करीब आ जाएगा, है ना, तो वो क्षारीय मृदा का रूप ले लेगा। क्यों क्षारीय मृदा का रूप लेगा, ताकि वो क्षारीय जो पदार्थ है ना वो ऊपर आ जाएगा। जो क्षारीय पदार्थ है वो ऊपर आने के क्रम में, है ना, जो भी उसका जो है ना क्षारीय तत्व वो ऊपर आ जाएगा मिट्टी में। इससे होगा कि यहाँ का मिट्टी तो नमी के साथ साथ में, है ना, वहाँ नमी नहीं के साथ साथ में वहाँ क्षारीय तत्वों की अधिक मात्रा मिलेगा, जिससे मृदा वहाँ का क्षारीय रूप ले लेगा। और क्षारीय रूप में खेती करना तो संभव है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे डेजर्ट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, डेजर्ट, यानी मरुस्थलों का विकास हो जाएगा। कई किलोमीटर तक मरुस्थलों का विकास हो जाएगा। यही आपका बताता है ना, कि शुष्क क्षेत्र में हम लोग दोनों देख लिए, जलवायु में मिट्टी की विशेषता हम देख लिए कि मतलब कि किस टाइप से होगा, क्षारीय तत्वों के मतलब कि तत्वों के आधार पे हम देख लिए। अब यहाँ देखते हैं ना हम कि कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में उपस्थित होता है ना, वो कार्बनिक पदार्थ के तौर पे आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु में कार्बनिक पदार्थ का क्या भूमिका होता है ना, कार्बनिक पदार्थ का क्या भूमिका होता है ना, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं ना, अच्छा कार्बनिक पदार्थ को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा अम्लीय देख लेते हैं, ठीक ना। टेम्परेचर, ह्यूमस देख लिए, वर्षा की मात्रा देख लिए, ताकि हम पहले देखे थे वर्षा की मात्रा हम लोग, ताकि फर्स्ट क्लास में हम देखे थे कि जलवायु प्रदेश का विभाजन जो होता है ना, या घटक हम लोग जो भी घटक पढ़ेंगे, पर्यावरण का जो 4 घटक है ना, वो जो भी घटक हम लोग पढ़ रहे हैं वो वर्षा की मात्रा और तापमान पे निर्भर करता है ना। तो वर्षा की मात्रा देख लिए कि किस प्रकार इफेक्ट डालता है मिट्टी में, है ना, कि कौन सा मिट्टी शुष्क क्षेत्र में अम्लीयता को दर्शाता है, कौन क्षारीयता को मतलब कौन क्षारीयता को नहीं दर्शाएगा, कौन क्षारीयता को दर्शाएगा, ये हम लोग देख लिए। वो इफेक्ट करता है आपका वर्षा की मात्रा में। जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगा वहाँ की मृदा नमी और क्षारीय मुक्त होगा, और जहाँ वर्षा की मात्रा कम होगा वहाँ की मृदा शुष्क और क्षारीय युक्त होगा। तो यही देखते हैं टेम्परेचर। दूसरा फैक्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट करता है कोई भी जलवायु प्रदेश में, चाहे आर्द्र हो या शुष्क हो। तो आर्द्र, पहले आर्द्र में देखते हैं, ठीक ना। आर्द्र जलवायु प्रदेश में हम जैसे देख रहे हैं तो मिट्टी में उपस्थित अम्लों का विघटन का दर, है ना, जैसे टेम्परेचर, ये मिट्टी में जो उपस्थित है ना वो अम्ल का विघटन, अम्ल का जो विघटन हो रहा है, मतलब अम्ल टूट रहा है, अम्ल टूट रहा है, अम्लीय तत्व टूट रहा है मिट्टी में, है ना। तो वो किस बात पर निर्भर करेगा, तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। तो हम देखते हैं इसको भी 2 टाइप से देखते हैं, एक आर्द्र देखते हैं, एक शुष्क देखते हैं। तो इधर मिटा देते हैं, इधर हो गया, इतना दूर तक हो गया है। थोड़ा विस्तार से देखिए, व्याख्या नहीं होगा, एक बार समझ जाइएगा तो बाकी कोई भी पुस्तक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए आप, है ना, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे फिर से इसको टेम्परेचर, तापमान के तौर पे हम लोग इसको वर्गीकरण करके देखते हैं, है ना। तापमान के तौर पे वर्गीकरण करके देखेंगे हम इसको। तो अब देखेंगे ना, इसका वर्गीकरण जो होता है ना तापमान के तौर पे, जो जलवायु प्रदेश है जिसमें मिट्टी और जलवायु का संबंध हम देख रहे हैं, है ना, वो तापमान पे देखेंगे हम, तापमान में देखेंगे, यानी टेम्परेचर में। टेम्परेचर में भी जलवायु प्रदेश को हम 2 भाग में बांट लेंगे। टेम्परेचर में भी जलवायु प्रदेश को हम 2 भाग में बांट लेंगे। कौन कौन भागों में, जो हम वर्षा की मात्रा में बांटे थे वैसे ही टेम्परेचर के माध्यम से बांट लेंगे। टेम्परेचर के तौर पे हम देखते हैं तो 2 भाग होता है, एक आर्द्र जलवायु, एक आर्द्र जलवायु, और एक होगा शुष्क जलवायु, एक होगा
शुष्क जलवायु, ये दो है। तो पहले हम आर्द्र देखते हैं कि इसका टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, और एक हम देखेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश में कि इसका टेम्परेचर कैसा होता है। तो हम बेसिकली एक चीज़ जानते हैं कि जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगा वहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगा वहाँ टेम्परेचर क्या होगा बताइए? जहाँ वर्षा की मात्रा कम होगा वहाँ टेम्परेचर लो होगा, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर देखें हम लोग, और जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होगा, है ना, वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, ताकि वर्षा की मात्रा में डिपेंड करता है टेम्परेचर, ताकि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगा, और जहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगा वहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगा। तो इसलिए वर्षा सबसे ज़्यादा इक्वेटर रीजन पे वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ का जो रीजन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। क्यों? ताकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा मिलता है, सीधा पड़ता है, और हमेशा यहाँ सूर्य का प्रकाश, है ना, मिलते रहता है। इसलिए और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? ध्रुवों में, पोल में। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा का रीजन ना ये होता है इक्वेटर का रीजन, यहाँ पे 20 डिग्री साउथ टू 20 डिग्री नॉर्थ, ये जो एरिया है ना, ये एरिया सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी भी इसी एरिया में लगता है हमें। सबसे ज़्यादा गर्मी जो बोलिए तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी इस एरिया में लगता है, और सबसे कम वर्षा यहाँ पर होता है। सबसे कम वर्षा, है ना, सबसे कम वर्षा मतलब पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और टेम्परेचर भी देखिए, टेम्परेचर भी देखिए यहाँ माइनस में होता है, टेम्परेचर भी यहाँ माइनस में होता है या जीरो में होगा, या माइनस में होगा या जीरो में होगा। तो यही समझ गए कि टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर आपका हाई होगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ वर्षा कम होगा, है ना। तो डेजर्ट भी दो प्रकार से होते हैं, एक हॉट एक कोल्ड, एक हॉट डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट। तो ये दो प्रकार के डेजर्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे देख लिए, तो ये टेम्परेचर हो गया, ठीक ना। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कोई भी जलवायु प्रदेश में, है ना, और वो मिट्टी की विशेषताएं बताता है, ताकि मृदा और जलवायु के संबंध देख रहे हैं। तो जहाँ टेम्परेचर होगा ना, जहाँ पे टेम्परेचर होगा, है ना, तो मिट्टी में जो अम्ल, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो वर्षा की मात्रा से हम क्षारीय पदार्थों के बारे में देख लिए, वर्षा की मात्रा से हम देखें क्षारीय पदार्थों में क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्षारीय पदार्थों का क्या होता है कि मृदा क्षारीय है कि नहीं क्षारीय, वर्षा की मात्रा में डिपेंड करता है। और वर्षा क्षारीय मिट्टी होने का कारण एक और है, सल्फर के ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है ना। तो ये उस मिट्टी को अम्लीयता बनाने में वो काम करता है, ठीक ना। तो वो नहीं है, वो मानव निर्मित कॉजेज है, तो उसको हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना, वो बाद में जब हम लोग देखेंगे उसको, है ना, कि किस प्रकार पर्यावरण भूगोल में हम, है ना, पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में जब हम देखेंगे तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे, है ना, और व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अभी टेम्परेचर, है ना। तो मिट्टी में जो अम्ल उपस्थित होते हैं ना, अगर टेम्परेचर हाई है ना, तो मिट्टी में उपस्थित अम्ल जो है ना, मिट्टी में उपस्थित जो अम्ल है ना, उसका विखंडन, अम्ल है जो विखंडन, यहाँ पे लिखा हुआ है विखंडन, विखंडन जो है, अम्लों का विखंडन जो है, वो उसका दर होता है ना, वो हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लों का विखंडन का जो दर है ना, वो हाई हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें अम्ल जो है वो अम्लों का विखंडन का दर हाई हो जाएगा, और उससे अम्लीयता जो है वो कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें बताया जा रहा है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, कौन सा जलवायु प्रदेश में? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। आर्द्र जलवायु प्रदेश में हमेशा टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो मिट्टी में जो भी उपस्थित अम्ल है उनका विखंडन होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उनका विखंडन होना शुरू हो जाएगा। अब विखंडन होना जैसे शुरू होगा, अम्लों का विखंडन होगा, मिट्टी में उपस्थित अम्लों का विखंडन होगा, तो अम्लीयता कम हो जाएगी, टूटेगा तो अम्लीयता कम होगा। वहीं शुष्क जलवायु प्रदेश में इससे ये पता चलेगा कि मिट्टी में जो अम्लीयता है वो कम होगा, है ना, मिट्टी अम्लीयता नहीं रहेगा, मिट्टी अम्लीयता नहीं रहेगा आर्द्र जलवायु प्रदेश में। वही चीज हम देखते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो मिट्टी में जो उपस्थित अम्लीयता है, मिट्टी में उपस्थित अम्लीयता जो है, मिट्टी में उपस्थित अम्लीयता, मिट्टी में उपस्थित
अम्लीय आम्ल का विखंडन, विखंडन का दर जो होगा ना वो कम होगा। विखंडन का दर कम होगा तो मिट्टी में अम्ल उपस्थित होगा, है ना, मिट्टी में अम्ल उपस्थित होगा। और मिट्टी में अम्ल उपस्थित होगा, विखंडन की दर की प्रक्रिया अगर कम है ना, तो मिट्टी में अम्ल उपस्थित होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अम्लीयता जो है ना, अम्लीयता होगा मिट्टी में अम्लीयता होगा, है ना। तो मिट्टी में अम्लीयता, तो ये कृषि लायक भूमि नहीं होगा, ये कृषि लायक भूमि होगा, है ना, ये कृषि के लिए उपयोगी भूमि होगा, और ये कृषि के लिए उपयोगी भूमि नहीं होगा, ताकि अम्लीयता युक्त कृषि करना भूमि में उतना संभव नहीं है, तो ये कृषि युक्त भूमि नहीं होगा, है ना। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है ना, दो जलवायु प्रदेशों में, आर्द्र या शुष्क जलवायु प्रदेशों में टेम्परेचर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो ये टेम्परेचर हम देख लिए, उससे पहले वर्षा की मात्रा देख लिए और टेम्परेचर देख लिए। अब देखते हैं ना कार्बनिक पदार्थ में जो विघटन होता है, मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं, है ना, उससे दोनों जलवायु प्रदेश में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में और शुष्क जलवायु प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना। तो तीसरा में देखिए, दूसरा सब नोट्स करते चल रहे हैं ना, तो सब नोट्स करते चलिएगा, है ना, ताकि बाद में आपको समझ में आएगा, तो सब चीज़ नोट्स करते चलिएगा। तो एक पॉइंट छूट रहा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से, है ना, हाई टेम्परेचर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर से, एक फैक्ट है यहाँ पे, जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को बढ़ेंगे, वैसे वैसे मिट्टी की जो अम्लीयता है ना, मिट्टी की अम्लीयता है वो बढ़ते जाएगा मिट्टी की अम्लीयता, है ना। जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर से, ये फैक्ट है, इसको नोट कीजिएगा, जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बढ़ते हैं, वो मिट्टी की अम्लीयता जो है वो बढ़ते जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश यानी निम्न अक्षांश 0 डिग्री, निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री, और उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री, यही होगा ना। तो टेम्परेचर निम्न 0 डिग्री में क्या होता है, हाई होगा, और 90 डिग्री टेम्परेचर लो होगा। ये नॉर्थ साउथ दोनों है, ये नॉर्थ साउथ दोनों, 0 डिग्री नॉर्थ साउथ नहीं होता है, लेकिन ये नॉर्थ साउथ दोनों है, ठीक ना। तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, टेम्परेचर जो है ना, वो कम होता जाएगा, टेम्परेचर हाई से लो होता जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा, है ना, मिट्टी की जो अम्लीयता वो बढ़ता जाता है। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री में अम्लीयता क्या होगा, मिट्टी का नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री में मिट्टी का अम्लीयता होगा, है ना। तो मृदा का अम्लीयता बढ़ते जाएगा। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री जाने में कृषि की जो घनत्व है ना, कृषि युक्त भूमि या मतलब उर्वर मिट्टी की बात कीजिए, उर्वर मृदा की बात कीजिए, तो वो उसका डेंसिटी जो है वो कम होता जाएगा, घनत्व जो है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसका डेंसिटी जो है ना वो कम होता जाएगा। तो ये देख लिए। उसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों से लेके पर्वतीय क्षेत्रों की ओर हम जाते हैं। जैसे जैसे हम मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों को ओर जाएंगे, वैसे वैसे मिट्टी की जो अम्लीयता, ताकि देखिए मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर हाई है, और जैसे जैसे हम पर्वत क्षेत्र में जाएंगे टेम्परेचर लो होगा। ताकि अब याद रखिए नॉर्मल लैप्स रेट आप याद रख के चलिएगा, हमेशा नॉर्मल लैप्स रेट आपको याद करके चलना है, यानी सामान्य पतन दर को हमेशा आपको याद करके चलना है, ठीक ना। तो मैदानी क्षेत्रों में आपका टेम्परेचर हाई होगा, है ना, तो मिट्टी में उपस्थित अम्लीय पदार्थ का विघटन इसमें होगा, इसमें विघटन नहीं होगा, मतलब होगा, इसमें विघटन होगा। और इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में टेम्परेचर लो है, तो विघटन इसमें नहीं होगा, इसमें अम्लीयता, मैदानी क्षेत्र में अम्लीयता नहीं होगा, और इसमें अम्लीयता होगा। एक कृषि युक्त भूमि, कृषि युक्त मृदा यहाँ पे होगा, यहाँ पे कृषि युक्त मृदा नहीं होगा। बस यही है, मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे
टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा तो मृदा में उपस्थित अम्लीयता का विखंडन नहीं होगा, और नहीं होगा तो कृषि युक्त भूमि वहाँ पे ख़त्म होते जाएगा, समाप्त होते जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लिए। अब आइए हम देखते हैं कार्बनिक पदार्थों में। कार्बनिक पदार्थों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ के बारे में। अब तो मृदा में जो उपस्थित है ना वो कार्बनिक पदार्थ जो है ना, ह्यूमस, वो ह्यूमस बनाता है। क्या बनाता है? जो कार्बनिक पदार्थ वो ह्यूमस बना रहा है आपका, ह्यूमस। जो भी उपस्थित विघटित जब हो रहा है मृदा में, जो भी उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है ना, चाहे राइजोबैक्टर हो, एजिथ्रोबैक्टर हो, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, है ना, या कोई भी पत्ता हो, या पत्ता डिकम्पोज हो रहा है, कोई भी जानवर डिकम्पोज हो रहा है, या कोई भी मतलब कि जीवित प्राणी, है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, है ना, या और जैविक घटक, सीधा सीधा बोलिए ना, जैविक घटक, कोई भी जैविक घटक में आने वाला समूह हो, जैविक घटक में कोई भी आने वाला समूह, जैविक घटक में कोई भी पदार्थ आने वाला हो, है ना, उसका जब भी विखंडन होगा, है ना, वो विघटित होगा तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेगा, वो मृदा में उपस्थित होगा, और वही मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मृदा में जाएगा। विघटित होने के बाद कोई भी जैविक घटक में जो भी चीज़ आता है वो विघटित होने के बाद या उनका विघटन होने के बाद वो मृदा में उपस्थित हो जाएगा, और मृदा में उपस्थित होने के बाद वही कार्बनिक पदार्थ के रूप में बनेगा, और वही उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जब विघटित होगा तो वो ह्यूमस का निर्माण करेगा, ह्यूमस का निर्माण करेगा। और ह्यूमस का निर्माण होगा तो ह्यूमस का निर्माण दो चीज़ों से, मिट्टी में दो कारणों से फायदा पहुंचाता है मिट्टी में। सबसे पहला कारण क्या है? मृदा का जो गाढ़ेपन है ना उसको बना कर रखता है। मृदा का गाढ़ेपन मतलब कि जहाँ पे ह्यूमस अधिक होगा वो मृदा गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, है ना। गाढ़ा होने का मतलब क्या है? जैसे कि हम देखते हैं रेतीले मिट्टी, एग्जाम्पल के लिए तौर पे समझिए यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल के लिए एक रेतीले मिट्टी है, रेतीला मिट्टी है, और दूसरा है आपका काली मिट्टी, काली मिट्टी है। ये दो प्रकार से मिट्टी है ना। तो एक रेतीला या बलुई मिट्टी है, एक काली मिट्टी है। यहाँ पे जीव जंतु, जहाँ पे मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे की मात्रा कम है। यहाँ इस मिट्टी में जीव जंतु और पेड़ पौधे की मात्रा कम है। और यहीं पे हम देखते हैं काली मिट्टी में यहाँ पे जीव जंतु नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे की मात्रा ज़्यादा है। जब यही चीज पेड़ पौधे और जीव जंतु की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक, ताकि इनका डिकम्पोज होगा तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। तो यहीं पे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कम होगा, ताकि अच्छा यहाँ कार्बनिक पदार्थ कम हो जाएगा, है ना। क्यों? ताकि पेड़ पौधे जीव जंतु कम है, यहाँ डिकम्पोज होगा तो इस पे संख्या ज़्यादा नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगा। लेकिन यहीं पे कार्बनिक पदार्थ जो है उनका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। और जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो ह्यूमस का निर्माण होगा। और ह्यूमस दो कारण में है, दो कारण से मिट्टी को फायदा पहुंचाता है या उनको प्रॉफिट देता है। तो कौन कौन कारण? तो यहाँ का कौन कौन कारण से होता है? एक मिट्टी में गाढ़ेपन लाता है और दूसरा उर्वरता लाता है। मतलब मिट्टी गाढ़ेपन होगा तो यहाँ का मिट्टी गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा होगा नहीं होगा। अगर कार्बनिक पदार्थ कम है तो ह्यूमस कम होगा, ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में कम होगा। और ह्यूमस की मात्रा जब मिट्टी में कम हो रहा है तो मिट्टी में गाढ़ेपन की स्थिति कम होगा और उर्वरा शक्ति भी कम होगा। यही भी देखते हैं कार्बनिक पदार्थ से ज़्यादा होता है तो इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगा। और ह्यूमस की मात्रा जब अधिक होगा तो मिट्टी में गाढ़ापन ज़्यादा होगा और उर्वरा शक्ति भी ज़्यादा होगा। तो कृषि की दृष्टि से
कृषि की दृष्टि से ज़्यादा लाभदायक मिट्टी ये काली मिट्टी होगा और कम लाभदायक ये रेतीली मिट्टी होगा, ताकि यहाँ कैक्टस और ये कंटीले झाड़ियाँ सिवा कुछ नहीं यहाँ से उगाया जा सकता है। लेकिन आपकी काली मिट्टी में बहुत सारा महंगा कॉमर्शियल वाणिज्य खेती और इसके साथ साथ में बहुत सारा खेती किया जाता है, ताकि खेती लायक भूमि ज़्यादा है। क्यों? ताकि ये ह्यूमस में, और ह्यूमस का निर्माण कहाँ हुआ? कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में उपस्थित थे डिकम्पोज होने के बाद, जीव जंतु और पेड़ पौधे के डिकम्पोज के बाद, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो थे उनका डिकम्पोज के बाद, है ना, डिकम्पोज जब ये हुए, है ना, ये अपघटित हो गए या अपघटक बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, अपघटित हो गए, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ बने। और वही कार्बनिक पदार्थ कहीं तो जाएंगे ना, मिट्टी में मिलेंगे, तो मिट्टी में मिल गए और जब मिट्टी में उपस्थित हुए और उसी का विखंडन जब हुआ तो ये कार्बनिक पदार्थ का रूप ले लिए। और कार्बनिक पदार्थ जब विखंडित होते हैं, कार्बनिक पदार्थ या विघटित हो जाते हैं तो ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस आपका दो कारणों से फेमस है। एक आपका मिट्टी जो है ना गाढ़ेपन में, मृदा में गाढ़ेपन लाता है, और दूसरा उसका उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। जब उर्वरता शक्ति और गाढ़ेपन आ गया तो ह्यूमस के द्वारा उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगा, उर्वरा शक्ति बढ़ेगा, उर्वरता बढ़ेगा, है ना, तो ये आर्द्रता युक्त मिट्टी हो जाएगा। जब ह्यूमस बढ़ेगा तो ये मिट्टी आर्द्रता युक्त हो जाएगा। तो आइए अब थोड़ा आगे देखते हैं। आर्द्रता युक्त जब मिट्टी ये हुआ है ना, तो आर्द्रता युक्त जब मिट्टी होगा, है ना, दो मिट्टी में अब दो प्रकार से देखेंगे, है ना, ये शुष्क जलवायु क्षेत्र और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में इसका मतलब ह्यूमस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आर्द्र जलवायु क्षेत्र, अब दोनों में देखते हैं फर्क इसमें क्या पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, सब पेन कॉपी लेके बैठिएगा और नोट्स करते चलिएगा। आर्द्र, और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे शुष्क जलवायु क्षेत्र में अब ह्यूमस का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जहाँ पे वर्षा होगा आर्द्र जलवायु क्षेत्र, जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होगा, है ना, तो वहाँ का मिट्टी उर्वरक होगा, और उर्वरक जहाँ पे होगा, है ना, तो सबसे पहले हम देखें उधर देखें कि कौन सा जलवायु क्षेत्र में वृक्षों की संख्या अधिक होता है। पहले हम थोड़ा सा पीछे चलिए, रिमाइंड कीजिए, अपने आप को रिकॉल कीजिए, कौन सा जलवायु क्षेत्र जो है उसमें वृक्षों की संख्या अधिक होता है, वृक्षों की संख्या कम होता है। तो हम लोग पढ़ें कि जो आर्द्र जलवायु क्षेत्र है इसमें वृक्षों की संख्या अधिक है। यहाँ पे वृक्षों की संख्या अधिक है और यहाँ पे वृक्षों की संख्या कम है, यानी यहाँ पे घास के मैदान, सवन और कटीली झाड़ियाँ मिलता है। तो यहाँ पे जीव जंतु अधिक होंगे। वृक्षों की संख्या जब अधिक है तो जीव जंतु अधिक होंगे, और यहाँ पे वृक्षों की संख्या कम है तो जीव जंतु कम होंगे। और जीव जंतु डिकम्पोज रेट जो है, यहाँ पे डिकम्पोज रेट भी अधिक होगा और यहाँ पे डिकम्पोज रेट जो है वो कम होगा। जब डिकम्पोज तो ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगा। कार्बनिक पदार्थ पहले देखिए, इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा तो ह्यूमस अधिक होगा, इसमें कार्बनिक पदार्थ कम होगा तो इसमें ह्यूमस कम होगा, है ना। ये चीज देख लिए, ताकि कार्बनिक पदार्थ जो है ना, कार्बनिक पदार्थ का सीधा संबंध वृक्षों की सघनता से है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा या जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष होगा, अगर जहाँ ज़्यादा वृक्ष होगा वहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा, और जहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा वहाँ वृक्षों की संख्या अधिक होगा। उसी प्रकार जहाँ पे वृक्षों की संख्या कम होगा वहाँ कार्बनिक पदार्थों की कम होगा, है ना, मात्रा कम होगा, और जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगा वहाँ पे वृक्षों की सघनता कम होगा। इसी प्रकार कहा जाता है कि वृक्षों मतलब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा वृक्षों की सघनता से सीधा संबंध रखती है ना। तो ये देख लिए हम आर्द्र जलवायु में। तो देखते हैं कि इसमें अब देखेंगे ह्यूमस की मात्रा में, अगर हम देखते हैं टेम्परेचर से भी संबंध, तो वर्षा की मात्रा, है ना। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वर्षा की जो मात्रा है ना उसके द्वारा निक्षालन की प्रक्रिया होता है, ह्यूमस जहाँ पे नहीं होगा वहाँ बह जाता है, ठीक ना। तो अब निम्न अक्षांश में देखते हैं कि ह्यूमस की मात्रा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हम जाते हैं तो ह्यूमस की मात्रा में क्या होता है ना, और ह्यूमस कैसे होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ना कि निम्न अक्षांश में 0 डिग्री में निम्न अक्षांश, तो निम्न अक्षांश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना,
जो है ना, सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या होता है, टेम्परेचर हाई है। तभी पहले रिकॉल करते चलिएगा, 0 डिग्री में टेम्परेचर हाई है ना, निम्न अक्षांश में टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई है ना, टेम्परेचर हाई है तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगा, और वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगा तो कार्बनिक पदार्थ जो हैं, जो कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा, किसके प्रक्रिया, निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा ज़्यादा होगा तो ये बह जाएंगे। क्या होगा, बह जाएंगे। ज़्यादा वर्षा होगा तो निक्षालन की प्रक्रिया होगा, कार्बनिक पदार्थ जितना भी सड़ा गला डिकम्पोज जैसे होने वाला है, जीव जंतु, मरे हुए मृत अवशेष, पेड़ पौधे की पत्तियाँ, फूल पत्ती जो भी है ना, ज़्यादा वर्षा होगा तो वो बह जाएंगे, और बह जाएंगे तो कार्बनिक पदार्थों की संख्या कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और यही कारण है ना, कि औसत से जहाँ अधिक वर्षा होता है ना, जहाँ औसत से अधिक वर्षा होता है ना, जहाँ पे यही कारण है, मेन रीज़न यही है, मेन रीज़न यही है कि जहाँ औसत से अधिक वर्षा होता है, जहाँ ये पॉइंट नोट करने वाला है, औसत से अधिक वर्षा जहाँ पर अभी होता है ना, वहाँ पे जो ह्यूमस की मात्रा है ना, जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होता है। क्या होता है, निम्न अक्षांश की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, निम्न अक्षांश की, निम्न अक्षांश की बात कर रहे हैं, निम्न अक्षांश की। तो निम्न अक्षांश में हम हर जगह देखें कि मतलब कि वो लेकिन निम्न अक्षांश में यहाँ देखते हैं कि टेम्परेचर हाई है, पहले देख चुके हैं, वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, तो कार्बनिक जो पदार्थ है वो तो शुरू में रहेंगे, शुरू में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस हो, तब तो वहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होगा, वनों का विकास होगा, है ना, तब आर्द्र जलवायु प्रदेश वो कहलाएगा। लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो वहाँ पे ऊपर मौजूद है, जो बाद में निर्मित होते हैं कार्बनिक पदार्थ, वो निक्षालन, अधिक वर्षा के कारण निक्षालन की प्रक्रिया होता है। अधिक वर्षा, जितना ज़्यादा वर्षा होगा तो निक्षालन और अंतस्पंदन पहले ऊपर में बता चुके हैं, तो एक बार वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। तो निक्षालन की जो प्रक्रिया होगा उसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ वो बह जाएंगे, और बहने से वहाँ का जो ह्यूमस है वो कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि औसत से अधिक वर्षा, यानी जहाँ पे एवरेज से ज़्यादा वर्षा हो रहा है, उस जगह पे, उस स्थान पे, उस जलवायु प्रदेश में आपका ह्यूमस की जो मात्रा है ना वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार हम उच्च अक्षांश क्षेत्र में देखते हैं, वहाँ टेम्परेचर लो होगा, वर्षा की मात्रा कम होगा, और कार्बनिक पदार्थों का निक्षालन की प्रक्रिया कम होगा, और कार्बनिक पदार्थ के निक्षालन की प्रक्रिया कम होगा तो वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होगा। इसलिए कहा जाता है इसमें, है ना, कि अगर हम निम्न अक्षांशीय से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, अगर हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो ह्यूमस, जब हम निम्न अक्षांश से, इसलिए कहा जाता है उच्च अक्षांश में क्या होता है, उच्च अक्षांश में इसका ठीक विपरीत होगा, उच्च अक्षांश में ठीक इसका विपरीत होगा। टेम्परेचर लो है, रेनफॉल लो होगा, निक्षालन लो होगा, तो ह्यूमस इसके कंपेयर में थोड़ा सा हाई होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा हाई होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो ह्यूमस पहले ज़्यादा होता है। नोट कीजिएगा, पहले ह्यूमस जो है ना वो ज़्यादा मिलता है, ताकि निम्न अक्षांश में ह्यूमस ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वहाँ पे वनों का तो विकास उतना सघन होगा नहीं, ताकि सघन वन मिलते हैं हमको। निम्न अक्षांश में जितना भी सघन वन मिलते हैं, दुनिया में जितना वन पाया जाता है वो निम्न अक्षांश में सबसे ज़्यादा सघन वनों का घनत्व इसी निम्न अक्षांश में है। तो इसलिए बोला जाता है कि निम्न अक्षांश में जो ह्यूमस, सबसे पहले ह्यूमस जो है ना वो पहले ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लगता है। ये पॉइंट से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हम जाएंगे तो ह्यूमस पहले ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे हम जैसे जाने लगेंगे वैसे ह्यूमस की मात्रा जो है ना वो कम होते जाएगा। फिर वही देखते हैं हम आर्द्र से शुष्क क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, ह्यूमस की मात्रा में अगर हम देखते हैं आर्द्र से शुष्क क्षेत्र की ओर जाते हैं
तो वृक्षों की सघनता में कम होता है, ये तो पहले हम देख चुके हैं। और वृक्ष रहित घास के मैदान मिलते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मिलेगा, है ना, और उसमें कार्बनिक पदार्थों का विखंडन हाई होता है तो ह्यूमस अधिक होगा। तो ह्यूमस अधिक कैसे होगा, ताकि सवाना वनस्पति की अपेक्षा ज़्यादा होगा। किससे? सवाना वनस्पति की अपेक्षा में ह्यूमस ज़्यादा होगा। आदर्श से शुष्क क्षेत्र में जाएंगे, वृक्षों की सघनता कम होगा, लेकिन वहाँ पे ह्यूमस तो कम होगा, लेकिन वृक्ष रहित घास के मैदान में, वृक्ष रहित जहाँ पे वृक्ष नहीं हो उसमें घास के मैदान में अकार्बनिक पदार्थों का विखंडन ज़्यादा होगा। और अकार्बनिक पदार्थ का विखंडन अगर हम ज़्यादा होता है हम देखें, है ना, लेकिन ह्यूमस अधिक होगा। और ह्यूमस अधिक होगा तो वहाँ पे पेड़ों के पौधों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा नहीं होता है। उसी कारण वृक्ष रहित जो घास के मैदान होते हैं उसमें सवाना वनस्पति की अपेक्षा, जो सवाना वनस्पति है उससे अपेक्षा ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ना कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में निक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, लेटराइजेशन या जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दो भागों में बांटते हैं, लेटराइजेशन जिसको फर्टिलाइजेशन और पेडोलाइजेशन, ये दो प्रकार क्या क्या होता है हम विस्तार से इसका व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आपको कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत होगा तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका आने वाला वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद।